हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस यस मैम। मैम। नहीं मैडम। यस आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, यस मैम। स्पीक। हेलो, मुझे बताएं आवाज मैम क्लियर है? गुड मॉर्निंग। यस मैम। हाँ जी, देखिए कल की हमने क्लास में हमने हमने मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कंप्लीट किया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न थ्योरी है ये रिकार्डियन थ्योरी का मॉडिफाइड एंड एम्प्लीफाइड फॉर्म है। यानी कि मॉडर्न थ्योरी रिकार्डियन थ्योरी का सुधरा हुआ रूप है और विस्तृत रूप है। किस तरह से मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रिकार्डो की थ्योरी का विस्तार किया, किस तरह से उसकी मॉडिफिकेशन की, किस तरह से उसका सुधार किया, ये कल आपने दोनों पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो आता है वो है रेंट एंड प्राइस, लगान एवं कीमत। हेलो हेलो यस मैम। मैम हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। आपकी Yes, आवाज तो ma'am. बहुत ही कम आ रही है। जरा क्लियर बताओ कि Yes, आवाज ma'am. मेरी आवाज Yes, क्लियर है क्या? ma'am. हाँ जी, एक स्टूडेंट अपना माइक ओपन करके बताओ ना, माइक खोल के बताओ मेरी आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ जी, अब देखिए ये जो नेक्स्ट हेडिंग हम करने जा रहे हैं वो है रेंट एंड प्राइस। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में 16 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन है। पहला तो आपको मैंने बताया रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पूछ लिया जाता है 16 मार्क्स के लिए। दूसरा आपको मैंने बताया मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट को 16 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। और उसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि मॉडर्न थ्योरी रिकार्डियन थ्योरी का किस तरह से सुधरा हुआ रूप है और विकसित रूप है। हाउ मॉडर्न थ्योरी इज एम्प्लीफाइड एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिकार्डियन थ्योरी, ये साथ में ही पूछ लिया जाता है। जो 16 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन बनता है वो है रेंट एंड प्राइस, यानी कि लगान और कीमत। लगान और कीमत के बारे में मैंने आपको कल बताया था। अब उसी बात को ही यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं। रेंट एंड प्राइस, क्या लगान, इसका मतलब ये है कि क्या लगान या रेंट अनाज की कीमत में शामिल होता है कि नहीं होता। क्या लगान, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, क्या लगान या रेंट अनाज, जो हम जमीन के ऊपर अनाज क्रॉप्स, जो हम जमीन के ऊपर फसल लगा रहे हैं, क्या लगान उस अनाज की कीमत में शामिल होता है कि नहीं होता, इसके बारे में रिकार्डो और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के व्यूज अलग अलग हैं। इन दोनों के व्यूज क्या हैं, इनको हमने डिटेल से पढ़ना है। ये कुछ मैंने बात आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी। तो रेंट और प्राइस के बारे में रिकार्डो के क्या व्यूज हैं, रेंट और प्राइस के बारे में मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के क्या व्यूज हैं, ये हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिकार्डियन व्यूज, यानी कि रेंट के बारे में रिकार्डो के क्या विचार हैं। आपने पढ़ा था कि रिकार्डो के अनुसार जो रेंट है, हम लगान देते हैं, वो अनाज की कीमत को प्रभावित नहीं करता, यानी कि अनाज की कीमत में हम रेंट को शामिल नहीं करते। ये रिकार्डो का विचार। अब अनाज की कीमत में हम कैसे शामिल नहीं करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसको देखो मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ कि लगान अनाज की कीमत में कैसे शामिल नहीं होता। इसको मैं एग्जांपल से आपको बता रही हूँ। ये एग्जांपल मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मान लो हमारे पास लैंड, 4 कैटेगरी की लैंड है, A, B, C, D। इसके ऊपर कितना प्रोडक्शन हो रहा है,
ये हम टन्स में ले रहे हैं। प्रोडक्शन मान लो 10 टन, 8 टन, 6 और 4 टन प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो रेंट होता है वो क्या होता है, जो सबसे बढ़िया भूमि, ए ग्रेड की भूमि सबसे बढ़िया है, बी ग्रेड की भूमि उससे घटिया है, सी उससे घटिया, डी उससे घटिया। सबसे बढ़िया भूमि और सबसे घटिया भूमि डी ग्रेड की भूमि, जिसको हम मार्जिनल लैंड यानी कि सीमांत भूमि, सबसे घटिया भूमि बंजर भूमि जिसको हम कहते हैं। हमारे पास डी ग्रेड से घटिया भूमि कोई भी नहीं है, हम मान लेते हैं डी ग्रेड की भूमि सबसे घटिया है। ठीक है, हो सकता है डी ग्रेड के बाद ई ग्रेड की भी भूमि आ जाए, तो ई ग्रेड की भूमि अगर आ जाएगी तो ई ग्रेड की भूमि सबसे घटिया भूमि हो जाएगी। तो फिलहाल फिलहाल क्या है कि हमारे पास मान लो 4 ग्रेड की भूमि है, ए बी सी डी। तो रेंट कितना होगा, सबसे बढ़िया भूमि और सबसे घटिया भूमि की जो प्रोडक्शन का डिफरेंस है, 10 4 का डिफरेंस 6, 8 4 का डिफरेंस 4, 6 4 का डिफरेंस 2 और 4 के इसको, इससे घटिया भूमि नहीं तो इसका रेंट नहीं होगा। ठीक है, तो रिकार्डो का क्या विचार। हाँ जी सुनिए, रिकार्डो ने ये कहा कि जो लगान है, रेंट है, वो अनाज की कीमत में शामिल नहीं होता। कैसे शामिल नहीं होता, क्योंकि रिकार्डो ने ये कहा है कि जो हम रेंट डिटरमिन करते हैं वो कैसे डिटरमिन करते हैं, रेंट की डिटर्मिनेशन सबसे घटिया भूमि जो बंजर भूमि है इसकी उपज के आधार पर, इसकी प्रोडक्शन के आधार पर, इसमें कितना अनाज उत्पन्न हुआ है सबसे घटिया भूमि पर, इसके आधार पर रेंट फिक्स होता है, इसके आधार पर रेंट डिटरमिन होता है। ठीक है, अनाज की कीमत कैसे डिटरमिन होती है, इसके आधार पर डिटरमिन होती है कि जैसे मान लो हमने 4 टन प्रोड्यूस किया है, 4 टन की क्या कीमत है, मान लो सबसे घटिया भूमि पर 4 टन का प्रोडक्शन है, इस 4 टन की कीमत मान लो 1000 है। ठीक है, मान लेते हैं 1000 है और मान लेते हैं 4 टन की कीमत 1000 एवरेज है, औसत है। ठीक है, तो जो एवरेज कीमत 4 टन की घटिया भूमि पे आई, इसी के आधार पर सबसे बढ़िया भूमि के उपज की कीमत को इसके आधार पर 10 टन की कीमत निर्धारित कर लेंगे। अगर 4 टन की कीमत एवरेज 1000 है तो 10 टन की कितनी होगी कीमत, ये निकाल लेंगे। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 8 4 5 20, यानी कि जो सबसे बढ़िया भूमि है उसका रेंट कितना हो गया, 25 हो गया। हेलो हेलो, यस हाँ जी, मैम। समझ में आ रहा है। यस मैम। आपकी आवाज तो बहुत ही कम आ रही है, बिल्कुल बहुत ही कम है, यस मैम। किसी की भी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जवाब मुझे ये यस बताओ कि मैम। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज यस मैम। यस मैम। आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर है। यस मैम। हाँ जी, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि मैंने आपको बताया कि रिकार्डो का ये विचार है कि सबसे घटिया भूमि को तो हम रेंट देते ही नहीं, ये 4 जो है इसके ऊपर देखो रेंट नहीं है ना, 0 रेंट है। तो रिकार्डो का ये विचार है कि जो लगान है, लगान का हम निर्धारण कैसे करते हैं। मैंने आपको ये जो पॉइंट बताया, अनाज की कीमत, जो रेंट है वो अनाज की कीमत को प्रभावित नहीं करता, मैं इस पॉइंट को बता रही हूँ। रेंट अनाज की कीमत को प्रभावित नहीं करता, कैसे नहीं करता, अब जो रेंट डिटरमिन होता है वो सबसे घटिया भूमि की जो प्रोडक्शन है उसकी एवरेज कीमत के आधार पर निश्चित होता है, और जो सबसे घटिया भूमि है, डी ग्रेड की भूमि है 4 टन, मान लो इसके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही है 1000 एवरेज आ रही है। अगर 4 टन की कॉस्ट 1000 एवरेज है तो आप देखो 10 टन सबसे बढ़िया भूमि जिसके ऊपर 10 टन का प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना रेंट हो जाएगा, उसका रेंट हो जाएगा 25। ठीक है, समझ आ रही, ये अगर इसकी कॉस्ट इतनी है तो उसका रेंट बन जाएगा 25। अरे समझ आ रही मेरी बात। तो कहने का मतलब है कि जो सबसे घटिया भूमि है, जब हमने उसकी कॉस्ट निकाली है, उस पे 4 टन जो प्रोड्यूस हुए हैं, हम तो उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, उस पे जो 4 टन प्रोड्यूस हुए हैं, अगर उसकी कॉस्ट 1000 है तो इस 1000 में तो रेंट इंक्लूड है ही नहीं। हाँ जी, 1000 में जो सबसे घटिया भूमि जहाँ 4 टन का प्रोडक्शन है उसकी एवरेज कॉस्ट 1000 है, 4 टन की कीमत 1000 है एवरेज, तो इसमें तो रेंट है ही नहीं, क्योंकि सबसे घटिया भूमि को तो रेंट दे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट अनाज की कीमत को, रेंट जो 4 टन ए डी ग्रेड की भूमि पर उत्पादित हुए हैं इसकी कॉस्ट को तो प्रभावित कर ही नहीं रहा, क्योंकि इस पे तो रेंट हमने लिया ही नहीं। ठीक है, और
इसी 4 टन की जो एवरेज कीमत आई है, इसी 4 टन की जो एवरेज कीमत आई, हाँ जी, इसी 4 टन की जो एवरेज कीमत आई है, इसी कीमत के आधार पर, इसी कीमत के आधार पर हमने बढ़िया भूमि के निकाल लिया, बी का निकाल लिया, सी का निकाल लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो, क्योंकि सबसे घटिया भूमि को हमने रेंट नहीं दिया, तो ये अगर इसकी अनाज की कीमत को प्रभावित नहीं कर रहा और इसी की कीमत के आधार पर हमने बाकी का रेंट निकाला है, ए बी सी का निकाला है, तो इसका मतलब क्या है कि रेंट जो है वो अनाज की कीमत को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि डी ग्रेड पर तो हम रेंट ले ही नहीं रहे ना। और अनाज की कीमत हम कैसे निश्चित करते हैं? जो सबसे घटिया भूमि की उपज है उसकी कीमत के आधार पर हम रेंट डिटरमिन करते हैं। 4 टन की एवरेज कीमत लागत आ रही है, यानी कि प्रोडक्शन करने का जो बाकी खर्चा है, आप रेंट को छोड़ दो, मटेरियल का खर्चा है, 4 टन को प्रोड्यूस करने पर जो मटेरियल का खर्चा आ रहा है, जो लेबर का खर्चा आ रहा है, वो लेते हैं, लेकिन रेंट को नहीं लेते हैं, क्योंकि सबसे घटिया भूमि को तो रेंट दिया ही नहीं जाता। और सबसे घटिया भूमि की उपज के आधार पर ही बढ़िया भूमि का हम रेंट डिटरमिन करते हैं। जब 4 टन में की एवरेज कॉस्ट 1000 है और इसमें रेंट इंक्लूड नहीं है, तो बाकियों को जो रेंट मिलेगा इसमें भी रेंट इंक्लूड नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे जो लगान का निर्धारण होता है, लगान अनाज की कीमत को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि अनाज की कीमत सबसे घटिया भूमि की उपज की कीमत के आधार पर निश्चित की जाती है और सबसे घटिया भूमि को रेंट नहीं मिलता, इसलिए रेंट अनाज की कीमत में शामिल नहीं होता, रेंट अनाज की कीमत को प्रभावित नहीं करता। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है? हेलो, यस मैम। भाई आवाज तो है ही नहीं यस आपकी, मैम। जरा आवाज तो ठीक ऊंची करो, बताओ क्लियर है कि नहीं है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रिकार्डो ने अपने विचार, इस बात को रिकार्डो ने, हाँ जी, इस बात को रिकार्डो ने कैसे एक्सप्लेन की है? रिकार्डो का ये कहना है, अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा नहीं क्योंकि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि अनाज का मूल्य ऊंचा है। कॉर्न इज नॉट हाई बिकॉज रेंट इज पेड, बट रेंट इज पेड बिकॉज कॉर्न इज हाई। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन की एग्जाम में आ जाती है। जब लगान और कीमत के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो ये स्टेटमेंट लिखी होगी कि अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा नहीं क्योंकि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि अनाज का मूल्य ऊंचा है। कॉर्न इज नॉट हाई बिकॉज रेंट इज पेड, यानी कि अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा थोड़ी है क्योंकि रेंट पे किया जा रहा है, क्योंकि जो हम अनाज का मूल्य निश्चित करते हैं वो तो सबसे घटिया भूमि की उपज के आधार पर निश्चित करते हैं। अनाज का मूल्य कैसे निश्चित करते हैं? जो सबसे घटिया भूमि पर उपज मिली है, 4 टन मिला है, इस 4 टन की एवरेज कॉस्ट कितनी है? 1000। इसमें तो रेंट है ही नहीं ना, इसका रेंट तो 0 है, इसमें 4 टन में तो रेंट लिया ही नहीं। तो अनाज की कीमत जो भी निश्चित होती है वो सबसे घटिया भूमि की उपज की कीमत के आधार पर निश्चित होती है। 4 टन की जो एवरेज कॉस्ट है ना, इसी के बेस पर ए का रेंट डिटरमिन होगा, बी का होगा, सी का होगा। इसमें रेंट तो इंक्लूड है ही नहीं है। 4 टन की एवरेज कीमत है 1000, इसमें रेंट इंक्लूड नहीं है, बाकी चीजें, बाकी खर्चे इंक्लूड है। बाकी खर्चों का मतलब है मटेरियल, लेबर, बाकी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं वो इंक्लूड है, लेकिन इसमें रेंट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि सबसे घटिया भूमि को हम रेंट देते ही नहीं। ये रिकार्डो का विचार है, जब हम रेंट देते ही नहीं तो उसको अनाज की कीमत में हम क्यों, कैसे इंक्लूड करेंगे? रेंट तो हमने दिया ही नहीं। जो 4 टन को प्रोड्यूस करने की बाकी का खर्चा आया है, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, बाकी खर्चे, वो 4 टन की कीमत हम लेते हैं। 4 टन की कीमत मान लो एवरेज आ रही है 1000, 4 टन की कीमत है 1000 रुपए, तो हम निकाल लेंगे कि सबसे बढ़िया भूमि पर 10 टन प्रोड्यूस हुआ तो 10 टन की क्या कीमत होगी, इसी तरह से बी पर 8 टन हुआ तो उसकी क्या कीमत होगी, सी पर 6 टन हुआ तो उसकी कीमत क्या होगी, वो निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनाज की जो हम कीमत निश्चित करते हैं उसमें लगान, उस वो अनाज जो लगान है वो अनाज की कीमत, जो लगान है
वो अनाज की कीमत को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि लगान अनाज की कीमत पे हमने लिया ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि कॉर्न इज नॉट हाई बिकॉज रेंट इज पेड। अब अगर अनाज की कीमत ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि हमने रेंट पे किया, बट रेंट इज पेड बिकॉज कॉर्न इज हाई। बल्कि लगान हम इसलिए देते हैं, लगान इसलिए देते हैं क्योंकि अनाज की कीमत ऊंची है, इसलिए लगान देते हैं। मान लो डी ग्रेड के बाद ई ग्रेड की भूमि आ जाती है। अगर ई ग्रेड की भूमि आ गई, ई ग्रेड की भूमि पर 2 टन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर ई ग्रेड की भूमि के ऊपर 2 टन का प्रोडक्शन होता है तो ऐसी सिचुएशन में ई ग्रेड की भूमि को रेंट नहीं मिलेगा। ई ग्रेड की भूमि का रेंट क्या हो जाएगा? ई ग्रेड की भूमि का रेंट होगा 0। अगर ई ग्रेड की भूमि आ जाती है, 2 टन प्रोडक्शन होता है, सबसे घटिया भूमि है, उसका रेंट होगा 0। ठीक है, सबसे घटिया भूमि को क्योंकि रेंट तो मिलता नहीं, लेकिन जो बाकी की भूमि है ए बी सी डी, इन सब का रेंट बढ़ जाएगा। अब ए का रेंट कितना? पहले 6 मिल रहा था, जब घटिया भूमि डी थी तो इसका 6 रेंट था। अब घटिया भूमि ई आ गई तो ए का रेंट क्या हो जाएगा? 10 और 2 का डिफरेंस, इसका रेंट हो जाएगा 8। बी का को पहले कितना मिल रहा था? 4 टन मिल रहा था रेंट। अब बी का रेंट कितना हो जाएगा? 8 और सबसे घटिया भूमि का जो प्रोडक्शन है 2, 8 और 2 का डिफरेंस 6। सी ग्रेड की भूमि है, इस पे 6 प्रोडक्शन हो रहा है, पहले इसको 2 रेंट मिल रहा था जब डी ग्रेड की भूमि सबसे घटिया थी, लेकिन डी से घटिया अब ई आ गई है। अगर ई आ गई है तो सी का रेंट पहले 2 था, अब इसका रेंट कितना हो जाएगा? 6 और 2 का डिफरेंस 4। डी का रेंट, डी को पहले रेंट मिलता ही नहीं था क्योंकि ये सबसे घटिया थी, अब इससे भी घटिया भूमि आ गई है तो अब डी को भी रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। 4 और 2 का डिफरेंस 2, यानी कि डी से भी घटिया भूमि आने पर ई से ऊपर जितनी भूमि है उन सबको रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट मैं आपको क्या बता रही हूँ? पॉइंट मैं आपको ये बता रही हूँ, रेंट इज पेड। रेंट क्यों पे किया जाता है? बिकॉज कॉर्न इज हाई, क्योंकि अनाज की कीमत ऊंची हो गई। अनाज की कीमत ऊंची कैसे हो गई? अनाज की कीमत ऊंची ऐसे हो गई कि मान लो अब ई ग्रेड की भूमि पर हमने प्रोडक्शन किया 2 टन, और ई ग्रेड की भूमि पर 2 टन जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो इसकी एवरेज कॉस्ट आ रही है 800। तो 1 टन का कितना हो गया? 800 डिवाइडेड बाय 2। और ए ग्रेड की भूमि जिसपे 10 टन प्रोडक्शन हो रहा है, इसका कितना हो जाएगा? इसका रेंट अब कितना हो जाएगा? 4000। कहने का मतलब है कि देखो पहले इसको रेंट मिल रहा था कैलकुलेशन की 2500, अब क्योंकि घटिया भूमि और इससे घटिया भूमि ई आ गई, अब ए का रेंट बढ़कर 4000 हो गया। ए का रेंट बढ़कर कितना हो गया? 4000। रुपए में कैलकुलेट करें 4000, और अगर वैसे हम टन में कैलकुलेट करें तो 6 टन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे घटिया भूमि आगे सरकती जाएगी, बाकी वाली उससे बढ़िया भूमि जो है उनका लगान बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब अब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रेंट इज पेड। लगान क्यों पे किया जाता है? बिकॉज कॉर्न इज हाई। अगर अगर अनाज की कीमत ऊंची हो जाएगी तो रेंट भी अपने आप ज्यादा हो जाएगा, रेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। अगर अनाज की कीमत बढ़ जाएगी तो रेंट भी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ जी, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग जो आता है, ये तो हमने रिकार्डो के विचार पढ़े हैं कि रिकार्डो से हमें के विचारों से हमें ये पता चला है कि भूमि की पूर्ति, रिकार्डो के विचार से हमें क्या पता चला कि क्योंकि भूमि की पूर्ति सीमित है, हम जब भूमि की डिमांड बढ़ जाती है तो सबसे घटिया भूमि पर हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है। और जब आपको पता है कि घटिया भूमि पर कोई रेंट तो होता ही नहीं, घटिया भूमि लगान रहित होती है, इस पे कोई रेंट नहीं होता, तो अनाज की कीमत कैसे निश्चित की जाती है? घटिया भूमि की एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। जैसे मैंने आपको बताया, घटिया भूमि की जो एवरेज कॉस्ट के बराबर ही तो अनाज की कीमत है। घटिया भूमि अगर डी है तो उसकी एवरेज कॉस्ट है 1000, इसी के आधार पर ही तो हम रेंट डिटरमिन करते हैं। ठीक है, और इसमें रेंट शामिल नहीं होता। जो एवरेज कॉस्ट होती है ना, सबसे घटिया भूमि पर जितना प्रोडक्शन हुआ, जो उसकी एवरेज कॉस्ट है उसमें रेंट इंक्लूड नहीं होता है, उसमें तो मटेरियल लेबर का खर्चा ही होता है, रेंट उसमें नहीं होता। इसलिए रेंट अनाज की कीमत को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जो अनाज की कीमत है वो रेंट को प्रभावित करता। ये रिकार्डो के विचार। अब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के रेंट और प्राइस के बारे में
3 विचार है। पहला विचार है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? क्या लगान अनाज की कीमत में शामिल है या नहीं? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को भूमि किसने दी है? इकोनॉमी को भूमि तो नेचर से मिली है, प्रकृति से मिली है, और हमने नेचर को भूमि प्राप्त करने के लिए कोई कीमत तो दी नहीं है। नेचर ने लैंड हमें फ्री में दी, हमने नेचर को लैंड को प्राप्त करने के लिए कोई भी कीमत नहीं दी है। तो इसलिए इकोनॉमी के दृष्टिकोण से रेंट को अनाज की कीमत में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हमने नेचर को रेंट की कोई कीमत तो दी नहीं। जब रेंट तो दिया ही नहीं है, तो जब हमने रेंट दिया ही नहीं है तो अनाज की कीमत में रेंट को शामिल नहीं किया जाए। अगर हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखते हैं, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो रेंट अनाज की कीमत में शामिल नहीं। लेकिन दूसरा पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से देखें तो मान लो हमने कोई इंडस्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री लगाने के लिए हमने जमीन ली है, जमीन को प्राप्त करने के लिए हमने कीमत दी है। हमें जमीन फ्री में नहीं मिली है, इकोनॉमी को फ्री में मिली है, हमें तो फ्री में नहीं मिली। हमने तो लैंड को प्राप्त करने के लिए कीमत दी है, ठीक है। जो हमने कीमत इंडस्ट्री ने कीमत भूमि को प्राप्त करने के लिए दी है, और उस इंडस्ट्री में जिस भी चीज का प्रोडक्शन होगा, कोई अनाज या वस्तु उत्पादित हो रही है उस इंडस्ट्री में, उसकी कीमत को क्या कर लिया जाएगा? उसकी कीमत को उस वस्तु की कीमत में शामिल कर लिया जाएगा। जो हम रेंट पे कर रहे हैं, जो हम भूमि को प्राप्त करने के लिए कीमत दे रहे हैं, उस कीमत को वस्तु की, जो भी इंडस्ट्री में हमारी चीज उत्पादित होगी, उसकी कीमत में हम शामिल कर लें, क्योंकि हमें लैंड तो फ्री में नहीं मिली है। एक उद्योगपति को, एक इंडस्ट्रीज ने जमीन को प्राप्त करने के लिए कीमत दी है, वो उस कीमत को उस वस्तु की कीमत में शामिल कर लेगा जो वो अपनी जो वस्तु वो अपनी इंडस्ट्री में उत्पादित करता, उसमें उसको शामिल कर लेगा। तो जो उसने कीमत दी है ना भूमि को देने के लिए, उसको ट्रांसफर अर्निंग कहते हैं। वो न्यूनतम कीमत है भूमि के लिए, जो उसने कीमत दी है, जिसको हम ट्रांसफर अर्निंग कहते हैं। वो अनाज, वो जो भी उसने अपने इंडस्ट्री में वस्तु उत्पादित की है, उसमें उसको कीमत को शामिल कर देगा, क्योंकि उसने तो कीमत दी है लैंड को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो उसका रेंट कितना होगा? उसका रेंट ट्रांसफर अर्निंग यानी कि न्यूनतम आय से जितना भी अधिक वस्तु की कीमत उसको मिले। मान लो वस्तु की कीमत उसको मार्केट में एक वस्तु की कीमत 100 रुपए मिल रही है, और जो रेंट वो पे कर रहा है, ऑन एन एवरेज रेंट पे कर रहा है, मान लो वो 20 रुपए रेंट पे कर रहा है जमीन के लिए, और कीमत वस्तु की मिल रही है, ऑन एन एवरेज रेंट की मैं बात कर रही हूँ, 20 रुपए रेंट पे कर रहा है, एक वस्तु को मार्केट में 100 रुपए में बेचता है, और ऑन एन एवरेज एक वस्तु पर रेंट उसका आता है 20 रुपए, तो 100 में से 20 घटाकर जो डिफरेंस 80 रुपए है, वो रेंट कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर अर्निंग से ऊपर जितना भी उसको मिलेगा वस्तु बेचकर, वो उसका रेंट होगा। तो अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इंडस्ट्री ने लैंड को प्राप्त करने के लिए कीमत दी है, उस कीमत को वो अनाज की कीमत में या वस्तु की कीमत में शामिल करेगा। तीसरा आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, फर्म के दृष्टिकोण से। एक फर्म भी तो भूमि को प्राप्त करने के लिए कीमत देती है, चाहे हम जमीन खरीद कर इंडस्ट्री लगा दें या कोई फर्म बना ले, एक फर्म भी भूमि को प्राप्त करने के लिए कीमत देती है, और जो भी कीमत एक फर्म देगी वो उसको वस्तु की कीमत में शामिल कर देगी। तो कहने का मतलब है फर्म भी भूमि की कीमत को वस्तु की कीमत में शामिल करेगी, इंडस्ट्री ने भी भूमि कीमत देकर प्राप्त की है, इंडस्ट्री भी वस्तु की कीमत में भूमि की कीमत को शामिल इंडस्ट्री भी करेगा। लेकिन इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था का मतलब है संपूर्ण अर्थव्यवस्था, लेकिन हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे भारत को, हमारे देश को जो भूमि नेचर से मिली है, उसके लिए
हमने नेचर को कोई भी कीमत नहीं दी है। वो अर्थव्यवस्था को, भारत को जमीन नेचर से फ्री में मिली है, इसलिए उसको, उस जमीन के ऊपर जो अनाज उत्पन्न होगा उसमें रेंट को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि हमने रेंट दिया ही नहीं, अर्थव्यवस्था ने रेंट दिया ही नहीं, तो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से रेंट अनाज की कीमत में शामिल नहीं। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हेलो हेलो, यस मैम। आज आवाज तो आपकी बहुत ही कम आ रही है, क्या रीजन है? तो ये हेडिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं। ये नेक्स्ट हेडिंग है हमारा क्वाजी रेंट। क्वाजी रेंट, आभास लगान। क्वाजी रेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आभास लगान, जिसको हिंदी में आभास लगान बोला जाता है। आभास लगान क्या है? आभास लगान, क्वाजी रेंट कंसेप्ट को मार्शल ने एक्सप्लेन किया है। किसने एक्सप्लेन किया है? मार्शल ने एक्सप्लेन किया क्वाजी रेंट को। क्वाजी रेंट होता क्या है? क्वाजी रेंट का प्रयोग मार्शल ने मनुष्य के द्वारा बनाए गए उत्पादन के साधन जिसकी पूर्ति, सप्लाई शॉर्ट पीरियड में सीमित है, उसके ऊपर लिया है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो क्वाजी रेंट टर्म का यूज मार्शल ने किया है, और मार्शल ने क्वाजी रेंट का प्रयोग किसके लिए किया है? कि मनुष्य ने उत्पादन का कोई साधन अगर बनाया है, जैसे मान लो मनुष्य ने मशीन बनाई है, उत्पादन का साधन है मशीन, जिसकी पूर्ति, जिसकी सप्लाई शॉर्ट पीरियड में सीमित है। मशीन शॉर्ट पीरियड में कम अवेलेबल है, उसकी सप्लाई कम है, तो मशीन के ऊपर जो रेंट मिलेगा उसको रेंट ना कहकर उसको क्वाजी रेंट के नाम से जाना जाएगा। तो मार्शल ने क्वाजी रेंट का प्रयोग भूमि पर नहीं किया है, बाकी जो उत्पादन के साधन है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके लिए क्वाजी रेंट का प्रयोग नहीं किया है। मार्शल ने क्वाजी रेंट का प्रयोग उन साधनों के लिए किया है जो साधन मनुष्य ने बनाए। जैसे मनुष्य ने मशीन बनाई, ठीक है, अब मशीन, अगर मशीन की सप्लाई शॉर्ट पीरियड में कम है, डिमांड ज्यादा है, शॉर्ट पीरियड में इसकी सप्लाई कम है, तो मशीन के ऊपर जो प्राप्त होगा उस आय को हम क्वाजी रेंट के नाम से जाने। शॉर्ट पीरियड में अगर इसकी सप्लाई कम है तो इस साधन की आय, मशीन को जो भी हमें आय मिलेगी उसको क्वाजी रेंट कहा गया। हाँ जी, ये बात समझ में आई? रेंट उत्पन्न होता है लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, एंटरप्रेन्योर के ऊपर, लेकिन जो क्वाजी रेंट है, आभास लगान है, आभास लगान का प्रयोग उन उत्पादन के साधनों के लिए किया गया है। आभास लगान का प्रयोग उन उत्पादन के साधनों के लिए किया गया है जिन उत्पादन के साधनों को मनुष्य ने बनाया। जैसे मनुष्य ने मशीन बनाई, ठीक है, अगर मशीन की सप्लाई शॉर्ट पीरियड में कम है, डिमांड ज्यादा है मशीन की, शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कम है, तो इस मशीन के ऊपर जो भी इनकम प्राप्त होगी उसे क्वाजी रेंट कहेंगे। पॉइंट क्लियर है? हेलो, यस मैम। हाँ जी, आगे देखिए। मार्शल ने क्वाजी रेंट का प्रयोग किसी विशेष साधन के लिए नहीं किया। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल मशीन का दे दिया, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया कि मनुष्य जो साधन बनाता है, उत्पादन का साधन बनाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मनुष्य जो उत्पादन के लिए साधन यानी कि मशीन बना रहा है, उसके ऊपर जो इनकम होगी वो क्वाजी रेंट है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। एक्चुअल में मार्शल ने क्वाजी रेंट का प्रयोग किसी विशेष साधन के लिए नहीं किया है। हो सकता है मनुष्य मशीन के अलावा और कुछ भी बनाता हो, जैसे टूल्स बनाता हो, छोटे छोटे औजार मनुष्य ने बनाए, ठीक है, और औजार, हो सकता है कि औजारों की, टूल्स की सप्लाई शॉर्ट पीरियड में कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तो उन टूल्स के ऊपर भी रेंट मिलेगा शॉर्ट पीरियड में। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल मशीन, ऐसे टूल्स भी हो सकते हैं। हो सकता है टूल्स की सप्लाई शॉर्ट पीरियड में कम हो, और टूल्स तो मनुष्य ही बनाता है। तो मार्शल ने क्वाजी रेंट का प्रयोग किसी विशेष साधन के लिए नहीं लिया है। शॉर्ट पीरियड में जितने, यानी कि शॉर्ट पीरियड में
जो भी उत्पादन के साधन मनुष्य बनाता है, सबके ऊपर जो आय प्राप्त होती है वो क्वाजी रेंट। वो मशीन भी हो सकती है, टूल्स भी हो सकते हैं, और भी कोई चीज हो सकती है जो कि मनुष्य ने बनाई शॉर्ट पीरियड में। क्योंकि ये जो क्वाजी रेंट है ये शॉर्ट पीरियड में मिलता है, लॉन्ग पीरियड में नहीं मिलता है। शॉर्ट पीरियड में जो जब प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है, जो लागत होती है, वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की लागत कौन सी होती है? शॉर्ट पीरियड में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो फिक्स कॉस्ट भी आती है और वेरिएबल कॉस्ट भी आती है प्रोडक्शन करने की। तो आपको पता है फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि फिक्स रहती है, यानी कि उत्पादन के घटने बढ़ने पर घटती बढ़ती नहीं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जब हम उत्पादन की मात्रा ज्यादा करेंगे तो वो खर्चा बढ़ेगा, उत्पादन कम करेंगे तो वो खर्चा कम होगा। जैसे अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मटेरियल भी ज्यादा लगेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो लेबर भी ज्यादा लगेगी, तो मटेरियल लेबर हमारा क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो वेरिएबल कॉस्ट जितनी ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट जितनी वेरिएबल कॉस्ट से जितनी अधिक आय व्यक्ति को प्राप्त होगी, प्रोडक्शन करने की जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, उस वेरिएबल कॉस्ट से जितनी अधिक आय प्राप्त होगी उसी को क्वाजी रेंट कहा जाता है। कहने का मतलब है मार्शल ने क्वाजी रेंट को कैसे डिटरमिन किया है? टोटल रेवेन्यू, जितनी आय प्राप्त हो रही है उसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। टोटल रेवेन्यू में वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो जो भी डिफरेंस होगा वो क्वाजी रेंट होगा, आभास लगाना। तो मार्शल ने क्वाजी रेंट को इस तरीके से डिटरमिन किया है। आय में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस होगा वो क्वाजी रेंट होगा। क्वाजी रेंट कैसे डिटरमिन होता है इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं। हम क्वाजी रेंट किस तरह से डिटरमिन करते हैं? डायग्राम में एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पर हमने लिया प्राइस, हमने डाली ये हमने मार्जिनल कॉस्ट डाली, ये मार्जिनल कॉस्ट हमने डाल दी, ठीक है। अब एक हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डाल रहे हैं, ये हम डाल रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ मिनिमम है, इस पॉइंट के बाद इसको ऊपर उठा दो, ऊपर जाएगी, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट मैंने डाली है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इस पॉइंट के बाद इसको ऊपर की तरफ उठाना है, यानी कि ये इसका मिनिमम पॉइंट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। तो एक उत्पादक कितना उत्पादन करेगा? एक उत्पादक कब तक उत्पादन करेगा? अगर उसको प्रोडक्शन करने की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी आ रही है वो अगर मिल रही है तो प्रोडक्शन करता रहेगा। अगर उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी उसको वसूल नहीं हो रही, मटेरियल लेबर का खर्चा भी उसका वसूल नहीं हो रहा, तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी पॉकेट से मटेरियल का खर्चा नहीं देगा, अपनी पॉकेट से लेबर को पेमेंट नहीं करेगा। उसको कम से कम वस्तु की इतनी कीमत तो मिलनी चाहिए कि मटेरियल और लेबर का खर्चा उसका कम से कम रिकवर हो जाए। इससे ज्यादा रिकवर करेगा, इससे ज्यादा कीमत मिलेगी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। और उसकी हो सकता है कि फिक्स कॉस्ट भी रिकवर होगी और प्रॉफिट भी उसको होगा, लेकिन कम से कम उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जरूर मिलनी चाहिए। तो अब देखो ये मार्जिनल कॉस्ट इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। यहाँ से आप लाइन नीचे डाल दो, ओ क्यू प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो वो ओ क्यू प्रोडक्शन करता है, ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर उसको कीमत कितनी मिल रही है? ओपी मान लो उसको कीमत मिल रही है ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर। तो ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर उसकी प्रोडक्शन करने की कॉस्ट मिनिमम आ रही है, क्योंकि ये लाइन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, और जितनी उसकी प्रोडक्शन करने की मिनिमम कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, उतनी ही उसको कीमत मिल रही है। यानी कि यहाँ पर उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन करता रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन करने की उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। मान लो मान लो मान लो वो प्रोडक्शन बढ़ा देता है, प्रोडक्शन बढ़ाकर वो कर देता है और थोड़ा सी ऊपर ले ली, ओ क्यू वन वो मान लो प्रोडक्शन कर देता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है। अगर वो ओ क्यू वन प्रोडक्शन करता है तो ओ क्यू वन प्रोडक्शन करने पर ये लाइन आप यहाँ से यहाँ डाल दो, कीमत कितनी मिल रही है? ओपी वन, ओ क्यू वन प्रोडक्शन करे तो कीमत मिल रही है ओपी वन, और ओ क्यू वन प्रोडक्शन करने पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? ये लाइन देखो वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ कट कर रही है, प्रोडक्शन करने की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ए क्यू वन, ठीक है, लेकिन उसको कीमत कितनी मिल रही है? कीमत ओपी वन कह दो या एम क्यू वन कह दो, एक ही बात है। ओपी वन कीमत कह दो या एम क्यू वन कीमत कह दो, एक ही बात है।
वेरिएबल कॉस्ट आ रही है AQ1 और कीमत मिल रही है MQ1, ठीक है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा कीमत मिल रही है। जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा कीमत मिल रही है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो ज्यादा कीमत मिल रही है, इसका मतलब इतना उसको वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर प्राइस मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा उसको कीमत मिल रही है, वो प्रोडक्शन और बढ़ाएगा। मान लो फिर वो प्रोडक्शन और ज्यादा करता है, प्रोडक्शन OQ1 कर रहा था, अब वो मान लो OQ2 करता है, OQ2 करता है, तो ये जहां मार्जिनल कॉस्ट को काट रहा है पॉइंट, यहां से लाइन आपने प्राइस की तरफ डाल दी। OQ2 प्रोडक्शन करने पर OP2 प्राइस मिलती है। अब आप देखो OQ2 प्रोडक्शन करने पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये लाइन वेरिएबल कॉस्ट को कहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर रही, मान लो इसका नाम B दे दिया। OQ2 प्रोडक्शन करने पर वेरिएबल कॉस्ट आ रही है BQ2, लेकिन प्राइस कितना मिल रहा है, प्राइस OP2 कह दो या NQ2 कह दो, यानी कि कीमत वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा मिल रही है, तो वो प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर भी उसको फायदा हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट से उसको ज्यादा कीमत मिल रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन करने की उसको वेरिएबल कॉस्ट मिलनी चाहिए। तो क्वाजी रेंट कितना हुआ, क्वाजी रेंट टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, वही तो क्वाजी रेंट है। OQ2 प्रोडक्शन करने पर कीमत कितनी मिल रही है, रेवेन्यू कितना मिल रहा है NQ2, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है BQ2, ये लाइन यहां से आगे की तरफ डाल दो, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट और रेवेन्यू, रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस यानी कि NB, ये जो NB है ये क्या कहलाएगा, NB कहलाएगा क्वाजी रेंट, आभास लगान कहलाएगा। आय और लागत, रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का जो भी डिफरेंस है वो क्वाजी रेंट। हाँ जी, समझ में आया? Yes, हेलो, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, रेवेन्यू और ma'am. वेरिएबल कॉस्ट का जो भी डिफरेंस होता है वो क्वाजी Yes, रेंट ma'am. कहलाता है, ये हमने इसमें समझा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है सिमिलैरिटी बिटवीन रेंट एंड क्वाजी रेंट। लगान और आभास लगान में क्या समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में। रेंट और क्वाजी रेंट दोनों ही क्या है, सरप्लस है, दोनों ही अधिकय हैं, अधिकय है, सरप्लस है, यानी कि दोनों उत्पन्न कब होते हैं, दोनों उत्पन्न तब होते हैं जब सप्लाई डिमांड से कम हो। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो सरप्लस होगा, और सरप्लस होगा तो रेंट भी मिलेगा, क्वाजी रेंट भी मिलेगा। तो रेंट और क्वाजी रेंट दोनों ही सरप्लस होते हैं। ये तभी मिलते हैं जब सप्लाई कैसी हो, ये तभी मिलते हैं जब सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो। हमें रेंट मिलता है और क्वाजी रेंट मिलता है, दोनों में सिमिलरिटी का ये पॉइंट हो गया कि दोनों ही सरप्लस हैं, जब सप्लाई डिमांड से कम होती है तो ये मिलते हैं, रेंट और क्वाजी रेंट मिलते हैं। दूसरी बात, दूसरा डिफरेंस का पॉइंट क्या है कि भूमि की पूर्ति यानी कि सप्लाई अगर सीमित है तो रेंट मिलता है। अगर हम भूमि की बात करें, भूमि के ऊपर, लैंड के ऊपर रेंट कब मिलता है, जब इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो तो भूमि पर रेंट मिलेगा। इसी तरह से मशीन की सप्लाई भी तो शॉर्ट पीरियड में सीमित होती है, लॉन्ग पीरियड में तो मशीन की सप्लाई को भी हम बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग पीरियड, एक साल से भी ज्यादा का पीरियड है, उसमें तो मशीन का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में तो मशीन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। इसलिए शॉर्ट पीरियड में क्योंकि मशीन की सप्लाई कम होती है, तो शॉर्ट पीरियड में मशीन के ऊपर हमें क्वाजी रेंट मिलता है। तो कहने का मतलब है कि भूमि की पूर्ति सीमित होती है तो भूमि पर रेंट मिलता है, और शॉर्ट पीरियड में मशीन की सप्लाई भी तो सीमित होती है, इसलिए मशीन के ऊपर रेंट मिलता है। क्योंकि शॉर्ट पीरियड में अगर मशीन की डिमांड बढ़ जाए, टूल्स की डिमांड बढ़ जाए, तो हम शॉर्ट पीरियड में मशीन टूल्स का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, तो शॉर्ट पीरियड में क्वाजी रेंट मिलेगा, मशीन के ऊपर क्वाजी रेंट मिलेगा, टूल्स के ऊपर क्वाजी रेंट मिलेगा। तो ये दो सिमिलैरिटीज के पॉइंट थे, रेंट और क्वाजी रेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड क्वाजी रेंट। पहले हमने सिमिलैरिटीज पढ़ी थी, हम इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहला रेंट, रेंट
हमेशा लॉन्ग पीरियड में भी मिलता है, शॉर्ट पीरियड में भी मिलता है, दोनों पीरियड में रेंट मिलता है, चाहे लॉन्ग पीरियड हो या शॉर्ट पीरियड हो, रेंट दोनों पीरियड में मिलता है। लेकिन ये जो क्वाजी रेंट होता है, आभास लगान होता है, ये शॉर्ट पीरियड में मिलता है, लॉन्ग पीरियड में नहीं मिलता। आभास लगान शॉर्ट पीरियड में मिलता है, लॉन्ग पीरियड में नहीं मिलता। दूसरा डिफरेंस का पॉइंट है रेंट। ई लिख दिया, ई का मतलब है इकोनॉमिक रेंट, आर्थिक लगान। रेंट कैसे होता है? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करो तो रेंट होता है। लेकिन क्वाजी रेंट कैसे निकालते हैं हम? टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्वाजी रेंट आता है। तो कैलकुलेशन करने का तरीका दोनों का अलग है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करो तो वो इकोनॉमिक रेंट, आर्थिक लगान होता है। लेकिन जो क्वाजी रेंट निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो डिफरेंस क्वाजी रेंट होता है। तीसरा डिफरेंस का पॉइंट, रेंट, रिकार्डो ने तो रेंट को केवल भूमि के ऊपर लिया है जो प्रकृति की देन है। मैं रिकार्डो की बात कर रही हूँ, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की बात नहीं कर रही। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने तो रेंट सभी उत्पादन के साधन के ऊपर लिया है, लेबर पे भी लिया है, कैपिटल पे भी लिया है। सिर्फ मैं यहाँ रिकार्डो की बात कर रही हूँ। रिकार्डो ने रेंट केवल भूमि पर लिया है जो कि प्रकृति की देन है, जमीन तो हमें नेचर ने दी है। लेकिन जो क्वाजी रेंट है, ये मनुष्य के द्वारा अल्पकाल में, शॉर्ट पीरियड में बनाए गए साधनों पर उत्पन्न होता है। क्वाजी रेंट किस पे उत्पन्न होता है? जो साधन मनुष्य ने बनाए हैं और जिसकी सप्लाई शॉर्ट पीरियड में डिमांड से कम है, तो क्वाजी रेंट उत्पन्न होता है। लॉन्ग पीरियड में तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए साधन की पूर्ति को हम बढ़ा सकते हैं, सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट पीरियड में मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो साधन है, मशीन है, टूल्स है, इनकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए शॉर्ट पीरियड में जो मनुष्य ने साधन बनाए हैं, उन पर जो हमें, अगर उनकी सप्लाई डिमांड से कम है, तो उनके ऊपर जो हमें टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है, हमें क्वाजी रेंट मिले। तो आपको पता चला, रेंट भूमि पर मिलता है जो प्रकृति की देन है, क्वाजी रेंट मनुष्य के द्वारा बनाए गए साधन पे मिलता है। और शॉर्ट पीरियड में क्वाजी रेंट मिलता है, लॉन्ग पीरियड में नहीं मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट आता है, रेंट परमानेंट है लेकिन क्वाजी रेंट टेम्परेरी है। यानी कि रेंट तो हमें हमेशा मिलता है, चाहे लॉन्ग पीरियड हो, शॉर्ट पीरियड हो, रेंट हमेशा मिलता है। लॉन्ग पीरियड में भी मिलता है, शॉर्ट पीरियड में भी मिलता है, इसलिए कहते हैं कि रेंट तो परमानेंट है। लेकिन जो क्वाजी रेंट है टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब ये शॉर्ट पीरियड में होता है, लॉन्ग पीरियड में क्वाजी रेंट भी नहीं मिलता। तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर रेंट का कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, समझ में आया? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो मैंने आपको आज बताया है, इसको आपने लर्न करना है। क्वाजी रेंट पूछा जाता है 2 नंबर के लिए, लेकिन रेंट एंड प्राइस, इसके ऊपर 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जबकि एक्सप्लेनेशन में बहुत लंबी आंसर इसका नहीं है। स्टेटमेंट जो रिकार्डो की थी, मैंने आपको बताई है कि कॉर्न इज नॉट हाई बिकॉज रेंट इज पेड, बट रेंट इज पेड बिकॉज कॉर्न इज हाई। या अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा नहीं कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि अनाज का मूल्य ऊंचा है। ये स्टेटमेंट लिखी हुई आ सकती है। तो आपको पता है कि रेंट और प्राइस के बारे में रिकार्डो, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या विचार है, वो आपने लिखना। आंसर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपने याद करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कल आप पूछेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी। नया चैप्टर जो हमारा है वो आपका यूनिट नंबर 4। मैं यूनिट नंबर 3 के बाकी जो 2 चैप्टर हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? यूनिट नंबर 4 इंटरेस्ट को मैं कराऊंगी कल। इंटरेस्ट का चैप्टर करेंगे। तो जो मैंने आज आपको बताया, इसको लर्न करना है। आज के लिए इतना ही है। क्लास में बंद कर रही हूँ। मैम आप Okay, ma'am. मैम असाइनमेंट की बोल रहे थे आप? हेलो, मैम असाइनमेंट के लिए कहा था। असाइनमेंट मैं आज बनाऊंगी, लिखूंगी, आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। Okay, ma'am. मैम Okay. कितने पेज की समथिंग बनाना है? हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। और देखो, सभी ने क्लास रेगुलर अटेंड करनी है। सुबह मैंने मैसेज भेजा था, जो भी आपकी अटेंडेंस है ये वॉइस ऐप पे रिकॉर्ड हो रही है।
यस ठीक मैम। है, अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी तो इंटरनल असेसमेंट कम हो जाएगी। ओके मैम। अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं, मेरे पास सारी अटेंडेंस है, तो क्लास आपने रेगुलर अटेंड करनी है, नहीं तो फिर आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, अटेंडेंस के मार्क्स कम हो जाएंगे। 20 नंबर में से आपको बताया कि 10 नंबर टेस्ट के हैं, 5 नंबर असाइनमेंट के हैं, असाइनमेंट मैं आपको दूंगी, और 5 नंबर अटेंडेंस के होते हैं। जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा उनका 5 में से 0 हो जाएगा, या कम कर रहा है तो भी उसके नंबर उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। तो क्लास रेगुलर आपने अटेंड करनी है। मैम कितने पेजेस का बनाना क्लास है? में आपकी बंद कर रही हूँ। Thank you, ma'am. मैम कितने पेजेस की बनाना है असाइनमेंट?